हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 7 नवंबर और आज की करंट अफेयर सीरीज में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। देन हम देखेंगे जनरेशनल बैन ऑन टोबैको के बारे में। हाल ही में मालदीव्स काफी चर्चा में रहा है जनरेशनल बैन ऑन टोबैको को लेकर के। इसके साथ ही हम देखेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के बारे में। आईसीए ग्लोबल रैंकिंग्स हाल ही में जारी की गई हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्या थीम है और इसका उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही हम देखेंगे इंडिया का जो बायो इकोनॉमी सेक्टर है और उसका भविष्य को लेकर के क्या टारगेट है वो देखेंगे। साथ ही हाल ही में चर्चा में रही आईएनएस सावित्री के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्री सिटीज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ इंडियाज डर्टीएस्ट सिटीज इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2025 है उस रैंकिंग में भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में कौन से 3 शहर शीर्ष पर है। आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, रांची, चेन्नई। सेकंड, लुधियाना, चेन्नई, रांची। थर्ड, दिल्ली, धनबाद, बेंगलुरु या फिर मदुरई, लुधियाना एंड चेन्नई। आपको बताना है हाल ही में जारी किए गए जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 है उनमें सबसे गंदे शहरों की सूची में टॉप 3 सिटीज कौन सी हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये शहर है मदुरई, लुधियाना और चेन्नई। आप देख सकते हैं Madurai topped the list of India's dirtiest cities in 2025 with a score of 4,823, followed by Ludhiana 5,272 and Chennai 6,822. These rankings are the part of Swachh Sarvekshan 2025 assessment under the Swachh Bharat mission. इसके साथ ही कुछ मेट्रो सिटी जैसे कि बेंगलुरु, रांची और दिल्ली की बात करें तो इस रैंकिंग में बेंगलुरु की रैंकिंग है 5th, रांची 4th और दिल्ली 10th. So these cities also featured among the dirtiest cities, indicating urban cleanliness challenges. And smaller cities and towns like Ahmedabad, Bhopal, Raipur, and Jabalpur outperformed major metros, highlighting better local governance and waste management. तो आपने देखा कि जो टॉप 3 डर्टीएस्ट सिटीज हैं वो हैं मदुरई, लुधियाना और चेन्नई। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण से लेकर के कई बार अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। इसके साथ ही जो सिटीज हैं जैसे कि इंदौर, सूरत और नावी मुंबई, दे वर रिकॉग्नाइज्ड इन द सुपर स्वच्छ लीग फॉर कंसिस्टेंट क्लीनलीनेस. Smaller towns showcased effective waste segregation, sanitation infrastructure, and citizen participation. इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे कंडक्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसका उद्देश्य है टू ड्राइव हेल्दी कंपटीशन अमंग अर्बन लोकल बॉडीज फॉर अ क्लीनर इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country became the first in the world to impose a generational ban on tobacco use in November 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2025 में तंबाकू के उपयोग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला
दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शंस है न्यूजीलैंड, मालदीव्स, भूटान या फिर फिनलैंड। सो आपको बताना है कि दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने टोबैको पर जनरेशनल बैन लगाया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है मालदीव्स। सो अगर कोई कंट्री है जो वैश्विक स्तर पर पहली बार कोई कार्य कर रही है या कोई नीति लागू कर रही है, या भारत का कोई राज्य है जो ऐसा कोई काम कर रहा है, तो ये कई बार एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे क्वेश्चंस के आने की जो संभावना है वो बहुत अधिक होती है। आप देख सकते हैं Maldives became the first country in the world to impose a generational ban on tobacco use effective from November 1st, 2025. So the law prohibits the sale and use of tobacco products by anyone born after 1st of January 2007, including tourists. So it also bans vaping and e-cigarettes for all age groups with strict penalties for violations. The legislation was enacted through the Second Amendment to the Tobacco Control Act and ratified by the President Muhammad Mujib. So this move aligns with the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control and marks a key public health milestone. So this policy aims to create a smoke-free generation under the Tobacco-Free Generation Initiative. इससे पहले न्यूजीलैंड ने सेम ऐसे ही प्रपोजल लाया था, पर बाद में उसको रिपील कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which IIT from India ranked highest in the QS World University Rankings 2026 and which university topped the global list? So यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताना है कि भारत का कौन सा आईआईटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। साथ ही आपको बताना है कि वैश्विक सूची में कौन सा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष पर रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शंस हैं वो हैं आईआईटी बॉम्बे एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड आईआईटी खड़गपुर एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड आईआईटी दिल्ली एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आईआईटी मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो भारतीय यूनिवर्सिटीज में जो आईआईटी टॉप पर है वो है आईआईटी दिल्ली, और वैश्विक स्तर पर जिस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं in the QS World University Rankings 2026, IIT Delhi emerged as India's highest ranked institution at 123rd position globally, while Massachusetts Institute of Technology retained the world rank 1. So IIT Delhi secured the 123rd global rank in the QS World University Rankings 2026 and the best among all Indian institutions. आपने देखा कि जो एमआईटी है वो वैश्विक रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। सो इंडिया रिकॉर्डेड इट्स best ever performance with 54 universities featured in the rankings and becoming the fourth most represented nation worldwide. इसके साथ ही अदर जो टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करें तो उनमें शामिल है आईआईटी बॉम्बे जिसकी वैश्विक रैंकिंग है 129th,
IIT Madras 180th, IIT Kharagpur 215th, and IISc Bengaluru 219th. वैश्विक स्तर पर जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आपने देखा फर्स्ट प्लेस पर है MIT, देन सेकंड इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, फोर्थ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड फिफ्थ इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही अगर एशिया की जो टॉप परफॉर्मर्स हैं हम उनकी बात करें तो उनमें शामिल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, पेकिंग यूनिवर्सिटी, एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यहाँ से अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two Indian cooperatives have been ranked among the world's top cooperatives in the ICA Global Rankings 2025 based on GDP per capita performance? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के प्रदर्शन के आधार पर ICA ग्लोबल रैंकिंग 2025 में किन दो भारतीय सहकारी समितियों को दुनिया की शीर्ष सहकारी समितियों में स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इफ्को एंड अमूल, अमूल एंड नाफेड, NCDC एंड अमूल, या फिर क्रिप्को एंड मदर डेयरी। यहाँ पर आपसे ICA ग्लोबल रैंकिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इस रैंकिंग में कौन सी दो भारतीय सहकारी समितियां हैं जिनको शीर्ष सहकारी समितियों में स्थान दिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है इफ्को और अमूल। आप देख सकते हैं India's cooperative giants IFFCO and Amul have been ranked among the world's top cooperatives in the ICA Global Rankings 2025। और इस रैंकिंग को अनाउंस किया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने एट द CM50 कॉन्फ्रेंस इन दोहा, कतर। आपने देखा कि ये जो रैंकिंग है ये बेस्ड है ऑन द GDP पर कैपिटा परफॉर्मेंस ऑफ द कोऑपरेटिव्स। इफ्को की बात करें तो इफ्कोज मॉडल फोकसेस ऑन सस्टेनेबल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल stewardship, and digital innovation for farmers. And Amul represents India's dairy cooperative success story, empowering millions of rural farmers through collective ownership. इफ्को जो सहकारी समिति है इसको स्टैब्लिश किया गया 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इट ऑपरेट्स इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, एग्रोकेमिकल्स, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर फार्मर्स। इसके साथ ही अगर हम अमूल की बात करें तो अमूल को स्टैब्लिश किया गया 1946 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आनंद, गुजरात में। Amul was built on the model of Operation Flood, which made India the world's largest milk producer. इसके साथ ही हमने अभी देखा ICA के बारे में, जो कि है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जिसने इस रैंकिंग को अनाउंस किया है। ICA की स्थापना की गई 1895 में, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ICA का एक एनुअल पब्लिकेशन भी है जिसका नाम है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, टू रैंक कोऑपरेटिव्स बेस्ड ऑन टर्नओवर, GDP पर कैपिटा, एंड सोशल इंपॉर्टेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of Vigilance Awareness Week 2025 observed by the Central Vigilance Commission? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मनाए जाने वाला जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है उसका 2025 का विषय क्या है।
आपके ऑप्शंस हैं इंटीग्रिटी फॉर प्रोग्रेस, बिल्डिंग अ करप्शन फ्री नेशन। सेकंड, विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, transparency in action towards good governance. And fourth, ethics first, empowering citizens against corruption. इस वर्ष जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है उसका थीम रहा है विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देख सकते हैं। CVC observed Vigilance Awareness Week 2025 from 27th of October to 2nd of November under the theme Vigilance Our Shared Responsibility। थीम के साथ आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो वीक है अवेयरनेस वीक, ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है। The campaign aimed to foster ethics, transparency, and citizen participation in fighting corruption, and a 3 month pre event campaign focused on preventive vigilance across 5 key governance area। अगर हम सीवीसी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1964 में बेस्ड ऑन द recommendations ऑफ द संथानम कमिटी। Then it became a statutory body in 2003 under the CVC Act 2003, and now it functions as an independent body not under any ministry and is responsible to Parliament for promoting integrity in governance। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to a recent Niti Aayog report, India's bioeconomy sector is projected to reach a value of approximately $300 billion by which year? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र है वो किस वर्ष तक लगभग $300 बिलियन के मूल्य तक पहुंचने का अनुमान है। आपके ऑप्शंस है 2027, 2030, 2032 या फिर 2035। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये टारगेट ईयर है 2030। नीति आयोग का ये टारगेट ईयर हो या फिर कोई क्लाइमेट से रिलेटेड जो टारगेट्स हैं इंडिया के, वो कई बार क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम 2024 में देखें तो उसमें भी सीपीएफ में या जो पिछले टाइम सीडीएस का एग्जाम हुआ उसमें भी क्लाइमेट के जो टारगेट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा नीति आयोग के जो डिफरेंट टारगेट्स होते हैं वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इंडिया का बायो इकोनॉमी सेक्टर के लिए टारगेट है उसका ईयर है 2030। आप देख सकते हैं एज पर नीति आयोग रिपोर्ट इंडिया बायो इकोनॉमी सेक्टर विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इज प्रोजेक्टेड टू अचीव अ टोटल यील्ड ऑफ 300 बिलियन बाय 2030। So, the bioeconomy integrates biotechnology, sustainable resource management, and bio based industries to boost economic growth and rural employment. This report emphasizes tailored solutions for smallholders, improving productivity, and climate resilience in the agriculture and allied sectors। इसके साथ ही अगर हम इंडिया की बायो इकोनॉमी की अभी की बात करें तो इंडियाज बायो इकोनॉमी वाज वैल्यूड एट अराउंड 100 बिलियन इन 2023, ग्रोइंग रैपिडली विद एडवांसेस इन बायोटेक स्टार्टअप्स एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसके तहत जो मेजर फोकस एरियाज हैं वो हैं बायो फर्टिलाइजर्स, बायोप्लास्टिक्स, बायोफ्यूल्स एंड जेनेटिक क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है
उसका एम है लिंक करना बायो इकोनॉमी स्ट्रेटजी को विद द मिशन लाइफ एंड सर्कुलर इकोनॉमी गोल्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। आप कमेंट करके बताएंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोस में आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन शिपयार्ड बिल्ट आईएनएस सावित्री। सो हाल ही में आईएनएस सावित्री काफी चर्चा में रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किस भारतीय शिपयार्ड ने किया था। आपके ऑप्शंस हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, सेकंड कोची शिपयार्ड लिमिटेड, थर्ड मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये निर्माण किया है मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने। आप देख सकते हैं आईएनएस सावित्री recently arrived at Port Louis, Mauritius during its long-range operational deployment to the Southwest Indian Ocean region. So, INS Savitri is an indigenously built offshore patrol vessel of the Indian Navy और इसको बिल्ड किया गया है बाय मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई और इसको कमीशन किया गया था 7th of June 1990 को। So this ship operates under the Eastern Naval Command based at Vishakhapatnam and it performs roles like aerial surveillance, search and rescue, and patrol duties. So it has a top speed of 15 knots and is equipped with a 40 into 60 Bofors gun and a helicopter deck for Chetak operations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Kunming Biodiversity Fund was launched during which international conference? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कुनमिंग जो जैव विविधता कोर्स है ये किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं COP26 ऑफ UNFCCC, सेकंड G20 इन्वायरमेंट समिट, थर्ड COP15 ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर COP27 ऑफ UNFCCC। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड जो है इसको लॉन्च किया गया था COP15 ऑफ CVD के दौरान। आप देख सकते हैं सो रिसेंटली 7 countries have received $5.8 million from the Kunming Biodiversity Fund to promote nature friendly agriculture. So these 7 countries are Cook Island, Madagascar, Mexico, Nepal, Sri Lanka, Turkey, and Uganda. So it is a multi-partner trust fund launched in 2021 during the part 1 of the COP15 of Convention on Biological Diversity. और इसका उद्देश्य है सपोर्ट करना कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को एट ऑल गवर्नेंस लेवल्स। सो आप ध्यान रखेंगे कुनमिंग फंड को लेकर के जो 7 कंट्रीज हाल ही में चर्चा में हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। इनमें इंडिया नहीं है ये आप ध्यान रखेंगे। ये कंट्रीज हैं कुक आइलैंड्स, मेडागास्कर, मैक्सिको, नेपाल, श्रीलंका, टर्की एंड युगांडा। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।